अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और ग्लैंड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इनके हवाले से लिखा हुआ है, इनकी पोजीशन के हवाले से, एड्रिनल ग्लैंड आर लोकेटेड अबव द किडनी। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड मौजूद होते हैं। दो किडनीज हैं, दोनों किडनीज के ऊपर ये ट्रायंगुलर शेप का ग्लैंड मौजूद होता है। हमने जैसे कि कहा कि ये किडनी के ऊपर लोकेटेड है, तो यहाँ आप इसकी पोजीशन भी देख सकते हैं इस एड्रिनल ग्लैंड की। अब इस एड्रिनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं। दो कौन से हिस्से होते हैं? एक इसका अंदर का हिस्सा होता है जो एड्रिनल मेडुला कहलवाता है, और एक इसका बाहर का हिस्सा होता है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलवाता है। अगर आप ये देखेंगे, ये जो हमारे पास अंदर का हिस्सा है ये एड्रिनल मेडुला का रीजन है, और इसके बाहर की जो सराउंडिंग में जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक एड्रिनल मेडुला, ये इसके दो हिस्से होते हैं। अगर हम एड्रिनल ग्लैंड की साइज़ के बारे में बात करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं, और ये फैले हुए होते हैं 3 सेंटीमीटर तक, और इनका वजन जो है वो 5 ग्राम तक का होता है। तो ये भी हमारे पास नोट करने की चीज़ें हैं, तो इसको भी आप नोट कर दीजिएगा। मजीद अगर हम बात करें एड्रिनल मेडुला के बारे में, जो कि सेंट्रल पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, या जिसको हम कहते हैं इनर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल मेडुला, ये दो हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा है। वो दो हार्मोन्स कौन से हैं? एक है एपिनेफ्राइन, इस एपिनेफ्राइन को दूसरा एड्रेनालिन भी कहा जाता है। तो एक एड्रेनालिन प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरा नॉर एपिनेफ्राइन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको नॉर एड्रेनालिन कहा गया है। अब ये जो दो हार्मोन्स हैं एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन, ये कब प्रोड्यूस होंगे? लिखा हुआ है इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस। जब परेशानी होती है तो परेशानी के नतीजे के अंदर, टेंशन के नतीजे के अंदर ये हमारे पास दो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं उस रेस्पॉन्स के, उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए। आगे इन्हीं हार्मोन्स के काम का डिस्कस किया गया है। द एक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स ट्रिगर अलार्म रिस्पॉन्सेज। इन हार्मोन्स की एक्शन की वजह से, इन हार्मोन्स के आने की वजह से, एपिनेफ्राइन और नॉर एड्रेनालिन के आने की वजह से मामला ये होगा, हमारी बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करेगी। तो प्रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ अलार्म रेस्पॉन्सेज शुरू होंगे। अब ये जो अलार्म रेस्पॉन्सेज हमारी बॉडी में शुरू होंगे, ये किस तरह के होंगे? ये लिखा हुआ है सिमिलर टू दोज इलिसिटेड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये अलार्म रेस्पॉन्सेज, ये प्रिपेयरिंग रेस्पॉन्सेज हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी को किसी भी खतरे से तैयार रखने वाले जो रेस्पॉन्सेज हैं ये उसी तरह से होंगे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से शुरू होते हैं। ये भी ज़हन में रखिएगा कि असल में एड्रिनल मेडुला को एक्टिवेट कराना ये भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही काम होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम हमारी बॉडी को, जो हालात मुश्किल होते हैं, परेशान करने वाले होते हैं, लड़ाई वगैरह के मामला होते हैं, तब हमारी बॉडी को प्रिपेयर करना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रिनल मेडुला को भी स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये रिस्पॉन्सेज जनरेट होंगे। और लिखा हुआ इससे फ़ायदा क्या होगा? लिखा हुआ हेल्पिंग टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर एक्सट्रीम एफर्ट्स। ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करेगा, हमारे मसल्स को प्रिपेयर करेगा, ताकि हम कोशिशें कर सकें उस मुश्किल से, उस परेशानी से निकल आएँ, भाग सकें या लड़ सकें। तो इन सारे मामला से हम बच सकें, उसके लिए हमारी बॉडी कोशिश करेगी। अब इस हार्मोन्स के इफ़ेक्ट्स का लिखा हुआ है। अमंग द इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज हार्मोन्स आर एन इंक्रीज हार्ट रेट। जब ये हार्मोन्स आएंगे एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन, तब हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। डायलेशन ऑफ ब्रेंक्यूल्स, हमारी जो सांस की नालियाँ हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं जो ट्रेकिया से निकलती हैं और फिर उसके बाद लंग्स में जाती हैं ब्रोंक्यूल्स, वो बड़ी हो जाएंगी। जब वो बड़ी हो जाएंगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन आ पाएगी। उसके अलावा एलिवेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, और ब्लड ग्लूकोज जो है वो बढ़ जाएगा। जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो उस ब्लड ग्लूकोज के बढ़ने से एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए इन मामलात के अंदर। और उसके अलावा रिड्यूस ब्लड फ्लो टू स्किन एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, हमारा जो खून होगा वो हमारे स्किन की तरफ कम जाएगा, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर कम जाएगा, लेकिन ज़्यादा हमारा कहाँ जाएगा? ब्लड लिखा हुआ है एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो टू हार्ट एंड मसल्स। ज़्यादा इन परेशानी वाली सूरत हाल के अंदर, ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हमारा ब्लड जो है वो हार्ट और मसल्स की जानब जाता है, बाकी हिस्सों की तरफ कम जाता है। तो ये हार्ट और मसल्स की तरफ हमारा ब्लड ज़्यादा जाएगा, बाकी हिस्सों की तरफ कम ब्लड फ्लो होगा। वहाँ की नालियाँ जहाँ पर ब्लड ज़्यादा जाएगा बड़ी हो जाएंगी, और जहाँ ब्लड को कम जाना है वहाँ की नालियाँ छोटी हो जाती है। तो ये सारा इन एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स का काम होता है, जिनको स्टिमुलेट करना ये काम होता है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो यही बात लिखी हुई है, द एड्रिनल मेडुला इज एक्टिवेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच प्रिपेयर द बॉडी टू रेस्पॉन्स इन एमरजेंसीज, जो हमारी बॉडी को इमरजेंसीज के अंदर तैयार रखने का काम करता है। अब इस तस्वीर में ये दिखाया गया कि स्ट्रेस के जो इम्पल्सेस हैं वो हाइपोथैलेमस के पास पहुंचेंगी, तो हाइपोथैलेमस उस स्ट्रेस के रेस्पॉन्स के अंदर नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करेगा। ये नर्व इम्पल्सेस कहाँ जाएंगी?
ये नर्व इम्पल्सेस जो हैं स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले सिंपैथेटिक नर्व्स के पास पहुंचेंगी। फिर वो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो है ये असरअंदाज करेगा इस एड्रेनल मेड्यूला के ऊपर और फिर हार्मोन्स रिलीज होंगे एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन। अब इसके रेस्पॉन्सेज के बारे में लिखा हुआ है कि शॉर्ट रेस्पॉन्स हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, थोड़े टाइम के लिए हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस हो जाएगा, मसल्स जो है एनर्जाइज हो जाएंगी क्योंकि ज़्यादा ब्लड वहाँ पर पहुँच रहा होगा, ज़्यादा ग्लूकोज टूट रहा होगा, एनर्जी ज़्यादा हमें हासिल होगी जो हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट के रेस्पॉन्सेज में काम कराएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में। ये बाहर वाला हिस्सा जो इसका है ये कहलवाएगा हमारे पास एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो बाहर वाला हिस्सा एड्रेनल कॉर्टेक्स। अब हम इसके हार्मोन्स की बात करेंगे तो लिखा हुआ है द हार्मोन्स फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स आर ऑल स्टीरॉइड्स। ये सारे लिपिड के बने हुए हार्मोन्स होते हैं जो एड्रेनल कॉर्टेक्स में से रिलीज हो रहे हैं। और लिपिड में भी कौन से क्लास के? टर्पिनॉइड्स के। टर्पिनॉइड की एक ग्रुप होती है, फिर सब क्लास होती है जिसे स्टीरॉइड्स कहा जाता है। तो ये सारे हार्मोन्स इसके स्टीरॉइड्स के हार्मोन्स होते हैं और इनको जो है कहा जाता है कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। कॉर्टिको ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को रेफर कर रहा है और स्टीरॉइड्स इन हार्मोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को रेफर कर रहा है कि ये हार्मोन्स वो हैं जो स्टीरॉइड्स हैं लेकिन कॉर्टेक्स में से निकल रहे हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स में से। अब लिखा हुआ है मेनी कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स। कई ज़्यादा एड्रेनल कॉर्टेक्स में से कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स हासिल किए गए हैं, लेकिन इन एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की भी कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स की भी 3 किस्में हैं। वो 3 किस्में कौन सी हैं? लिखा हुआ है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और उसके अलावा दूसरे हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और उसके अलावा है एंड्रोजिन्स। मज़ीद लिखा हुआ है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन से हैं, जैसे कि एक है कॉर्टिसोल और उसके अलावा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन से हैं, एक है अल्डोस्टेरोन और एंड्रोजिन कौन से हैं हमारे पास? एंड्रोजिन हमारे दरअसल सेक्स हार्मोन्स होते, तो ये इनके बारे में भी डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले ग्रुप का जिक्र है जिसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या जिसके बारे में लिखा हुआ है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल के अगर हम काम की बात करें तो लिखा हुआ है स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ मसल प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स। ये मसल प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा विच आर कैरिड बाय द ब्लड टू द लिवर, जो ब्लड में से फिर लिवर के पास पहुँचेंगी। यानी समझिए हमारे मसल्स में प्रोटीन मौजूद हैं, वो प्रोटीन टूट चुके हैं और उन प्रोटीन में से अमाइनो एसिड बन चुके हैं जो कि लिवर के पास पहुँचेंगे। फिर ये जो अमाइनो एसिड होंगे लिवर के पास पहुँचेंगे तो इनके आने से, अमाइनो एसिड के आने से लिवर जो है स्टिमुलेट होगा और लिवर कुछ एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेगा। वो एंजाइम्स जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर काम आएंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर अमाइनो एसिड को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में तोड़ रहा है और फिर आगे चल करके अमाइनो एसिड ग्लूकोज में तोड़ेगा। अब अमाइनो एसिड ग्लूकोज में जो तोड़ेगा ये कुछ एंजाइम्स की मदद से होगा जो कि लिवर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये सारा प्रोसेस वैसे लिवर के अंदर होगा। मज़ीद लिखा हुआ है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि एक हार्मोन है एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होने वाला, ये किसकी वजह से रिलीज़ होगा? ये ACTH की वजह से रिलीज़ होगा। एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज़ होता है, उसके आने से फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज़ होगा और ख़ुद ये हार्मोन ACTH ये रिलीज़ होगा हाइपोथैलेमस के एक हार्मोन के नतीजे में जो कि लिखा हुआ है कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। तो कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन आएगा, ये स्टिमुलेट करेगा ACTH को, ACTH पे स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को। तो पहले ये, फिर उसके बाद ये और उसके बाद फिर ये हार्मोन। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज़ होते रहते हैं। आगे वही बातें लिखी हुई हैं, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल इवेंट्स। जब बहुत ज़्यादा परेशानी वाले वाक़यात होंगे जैसे कि ट्रामा वगैरह हो गया, ट्रामा हम कह रहे होते हैं कोई सदमा किसी इंसान को लगता है तो उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो इन इवेंट्स के अंदर ये हाइपोथैलेमस में से CRH जो है रिलीज़ होगा। अब ट्रामा के अंदर भी रिलीज़ हो सकता है, किसी इन्फेक्शन के अंदर भी रिलीज़ हो सकता है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के नतीजे में भी ये रिलीज़ हो सकता है। और CRH हमने जैसे कि कहा कि ये जो है स्टिमुलेट करेगा और ACTH फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज़ होगा। अब यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एक और काम के बारे में लिखा हुआ है दे एक्ट समवॉट सिमिलरली टू ग्लूकेगोन। ये ग्लूकेगोन की तरह काम करते हैं। ग्लूकेगोन क्या था? वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर रहा था और ग्लूकोज को बना रहा था, लेकिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये क्या कर रहे हैं? तो इनके बारे में लिखा हुआ है इंक्रीजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ लिपिड्स। ये लिपिड्स को फैटी एसिड में तोड़ते हैं। जैसे ग्लूकेगोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा था, इस तरह से ये लिपिड को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड के अंदर और फिर उसमें से ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो इनका काम लिपिड को फैटी एसिड में ब्रेक करना और उसके बाद एनर्जी को हासिल करना है।
आगे एक बात का डिस्कस किया गया है, लिखा हुआ यू मे हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ वैरायटी ऑफ हार्मोन्स इंक्लूडिंग थायरोक्सिन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, एपिनेफ्राइन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। जैसे हमने कहा कि अमाइनो एसिड जो है उनमें से ग्लूकोज बनाया जा रहा है इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की मदद से, लेकिन सिर्फ यही जो है ग्लूकोज को बनाने का काम नहीं कर रहे। हमने जैसे देखा कि ग्लूकेगॉन ये भी ग्लूकोज को बनाने का काम कर रहा है, एपिनेफ्राइन भी ग्लूकोज को बनाने का काम कर रहा है, थायरोक्सिन भी ग्लूकोज को बनाने का काम कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ग्लूकोज को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इंसुलिन फिर ग्लूकोज को जमा करने का काम कर रहा होता है। तो ये मुख्तलिफ हार्मोन्स ग्लूकोज के साथ रिलेटेड हैं। अब ग्लूकोज के साथ क्यों रिलेटेड है, उसकी वजह ये लिखी हुई है कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में ज़्यादा नीडेड होता है। लिखा हुआ है दिस इज लाइकली ड्यू टू द ब्रेन्स नीड फॉर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ब्रेन को ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। हमारी बॉडी के बाकी सेल्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन इन सब को यूज़ कर सकते हैं एनर्जी बनाने के लिए, लेकिन ब्रेन के सेल्स को सिर्फ ग्लूकोज चाहिए। तो इसीलिए ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खासतौर पर ब्रेन के लिए ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आगे वही बात लिखी हुई 10 ब्लड ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी अलाउड टू फॉल टू लो। इसीलिए ग्लूकोज के लेवल को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लाया जा सकता, क्योंकि अगर ग्लूकोज कम हुआ ब्लड के अंदर तो इसका असर ब्रेन पर होगा। और लिखा हुआ है ब्रेन सेल्स रैपिडली स्टार्व लीडिंग टू अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ। ब्रेन सेल्स ग्लूकोज के ना होने की वजह से वो स्टार्व यानी कि एक तरह से भूखे रह जाएंगे, उनको वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी और फिर अनकॉन्शियसनेस हमें बेहोशी के मामला होंगे और फिर डेथ भी हो सकती है। अब यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात हो रही है, लेकिन उसके अंदर कौन से हार्मोन की बात हो रही है, स्पेसिफिकली यहाँ पर कोर्टिसोल की बात हो रही है, जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से ताल्लुक़ रखता है। इसकी ओवर सीक्रेशन का डिस्कस है कि अगर ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा तो क्या होगा। लिखा हुआ है काज कशिंग सिंड्रोम। इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से कोर्टिसोल की ज़्यादा रिलीज होने की वजह से एक बीमारी हो रही कशिंग सिंड्रोम, जिसको हाइपर कोर्टिसोलिज्म भी कहा गया है। इस कशिंग सिंड्रोम्स के अंदर क्या होगा, लिखा हुआ है सिम्टम्स ऑफ कशिंग सिंड्रोम्स और हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, वेट गेन बहुत ज़्यादा होगा, उसके अलावा मसल वेस्टिंग होगा। मसल वेस्टिंग का मतलब यहाँ पर ये होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि अमाइनो एसिड भी तोड़े जा रहे हैं, मसल्स के प्रोटीन्स भी तोड़े जा रहे हैं, उसमें से ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो ज़्यादा ग्लूकोज के आने की वजह से मसल्स हमारे ख़त्म होते जाएंगे और वेट ज़्यादा बढ़ता रहेगा। उसके अलावा हड्डियाँ हमारी कमज़ोर होंगी, मूड स्विंग्स भी हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि इंसान का जो मूड होगा वो बदलता रहेगा, कभी गुस्सा, कभी जो है खुशी, इस तरह से उसका मूड एकदम से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि अगर हमारे पास एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन कम रिलीज़ हो तो क्या मामला होगा। अगर ज़्यादा कोर्टिसोल रिलीज़ हो रहा है, ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं तो कशिंग सिंड्रोम देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हार्मोन्स कम रिलीज़ हो रहे हैं तो एडिसन्स डिजीज़ हमें देखने को मिल रही है। एडिसन डिजीज़ के अंदर वेट लॉस हो जाएगा, यहाँ कशिंग सिंड्रोम के अंदर वेट जो है बढ़ रहा था, वहाँ पर एडिसन्स में वेट लॉस हो जाएगा। कशिंग सिंड्रोम में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, एडिसन डिजीज़ के अंदर जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। उसके अलावा थकान भी महसूस होगी और उसके अलावा ये जो है बीमारी फेटल भी हो सकती है। तो लिखा हुआ है लेक ऑफ कोर्टिसोल रिजल्ट्स इन ड्रॉप ऑफ ग्लूकोज। अगर कोर्टिसोल कम होगा तो ग्लूकोज का अमाउंट हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, और अगर ग्लूकोज कम हो गया तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कम हो जाएगी। लिखा हुआ हाई सस्पेक्टेबिलिटी टू एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, और फिर स्ट्रेस भी उस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है और उसके अंदर एनर्जी भी कम होगी और थोड़ा सा भी इन्फेक्शन उसकी डेथ ले सकता है। तो ये बहुत बड़ा फेटल इफेक्ट हो सकता है अगर कोर्टिसोल का अमाउंट हमारी बॉडी में कम रहेगा। तो पहले हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जिक्र किया था, अब हम मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का जिक्र करते हैं। और हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर कोर्टिसोल को डिस्कस किया था, अब हम मिनरल कॉर्टिकॉइड के अंदर अल्डोस्टेरोन का डिस्कस करते हैं। अल्डोस्टेरोन का काम क्या है, लिखा हुआ है इट रेगुलेट मिनरल बैलेंस। ये हमारी बॉडी में मिनरल बैलेंस करेगा। मिनरल बैलेंस कौन सा करेगा, अल्डोस्टेरोन। ये जो है हमारी बॉडी के अंदर सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराने का काम करेगा। हमारी बॉडी के अंदर किडनीज़ को ये स्टिमुलेट करेगा और किडनीज़ फिर सोडियम को यूरिन में से रीअब्जॉर्ब करेंगी। लिखा हुआ है सोडियम इज नीडेड टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड के प्रेशर को दोनों को मेंटेन रखने के लिए सोडियम का अमाउंट ज़रूरी होता है। ड्यूरिंग लो ब्लड सोडियम लेवल द किडनी सीक्रेट एन एंजाइम द रेनिन। अगर हमारे ब्लड में सोडियम कम होगा तो किडनीज उस सूरत में एक एंजाइम रिलीज़ करेंगी जिसका नाम होगा रेनिन। अब इस रेनिन के आने से क्या होगा, रेनिन जो एंजाइम आएगा किडनीज में से, ये एक प्लाज्मा प्रोटीन यानी ब्लड में मौजूद प्रोटीन जो होगा एंजियोटेंसिनोजिन, उसे कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। अब एंजियोटेंसिन 1 फिर एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होगा, और ये कहाँ पर कन्वर्ट होगा, ये लंग्स के अंदर कन्वर्ट होगा। अब ये जो एंजियोटेंसिन है
ये आगे चल कर के ये स्टिमुलेट करेगा एड्रेनल कॉर्टेक्स को और एड्रेनल कॉर्टेक्स फिर अल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेगा। तो अल्डोस्टेरोन दरअसल किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, लिखा हुआ है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन पहले आएगा, फिर वो एंजियोटेंसिन को प्रोड्यूस करेगा और एंजियोटेंसिन फिर जो है अल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस कराने का काम करेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरह से ये सारा काम होता है, तो लिखा हुआ है इट अफेक्ट्स द ब्लड प्रेशर इन 2 वेज। एंजियोटेंसिन जो प्रोड्यूस हुआ है वो क्या करेगा, वो कंस्ट्रक्ट करेगा आर्टरीज को, ब्लड वेसल्स को कम करेगा। जितनी ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम होता है उतना ही ज़्यादा उन पर प्रेशर लगेगा। और अल्डोस्टेरोन जो है वो ब्लड के अंदर सोडियम को लेकर आने का काम करेगा। जब ब्लड में सोडियम बढ़ जाएगा तो उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब यहाँ इस तस्वीर के अंदर आप देखेंगे तो काफ़ी आसानी के साथ यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास ये किडनीज मौजूद हैं। ये किडनीज क्या कर रही हैं, ये रेनिन को प्रोड्यूस कर रही हैं। ये रेनिन जो है आगे चल करके क्या करेगा, इस रेनिन के आने के बाद एक हमारे पास जो प्रोटीन होगा एंजियोटेंसिनोजिन, ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिनोजिन 1 के अंदर। और फिर एक और हमारे पास जो है एंजाइम आएगा, वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा लंग्स में से। और ये एंजाइम जो है एंजियोटेंसिनोजिन 1 को एंजियोटेंसिनोजिन 2 के अंदर कन्वर्ट करेगा। फिर ये जाकर के एंजियोटेंसिनोजिन 2 जो है ये जाकर के एड्रेनल ग्लैंड पर असर करेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स पर, और फिर उसके नतीजे में हमारे पास अल्डोस्टेरोन जो है ये प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से इस RAAS सिस्टम को जो है यहाँ पर बयान किया गया है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। उसके अलावा दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि एंजियोटेंसिनोजिन जो है ये ब्लड वेसल्स पर असर करेगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा जिससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और अल्डोस्टेरोन ये सोडियम को एब्जॉर्ब कराएगा, सोडियम जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तब भी ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। तो यहाँ वाटर लिखा, वाटर की जगह पर सोडियम आएगा, सोडियम की एब्जॉर्प्शन से भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और उसके अलावा वैसो कंस्ट्रक्शन से जो है वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड के एक और ग्रुप के बारे में जो कि है हमारे पास एंड्रोजन। एंड्रोजन दरअसल हमारे पास सेक्स हार्मोन्स है और ये ज़्यादातर जो है मेल के अंदर पाए जाते हैं और बेसिकली ये मेल हार्मोन ही कहलाता है। काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है टेस्टोस्टेरोन के जैसा। अब टेस्टोस्टेरोन के जैसा ये हार्मोन एंड्रोजन जो कि मेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, ये कब प्रोड्यूस होगा मेल के अंदर, ये आमतौर पर जब जवानी का टाइम होता है, बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तब ये प्रोड्यूस होता है। और लिखा हुआ है ड्यूरिंग एडोलेसेंस लेवल ऑफ एंड्रोजन इंक्रीजेस। जब हमारे पास बच्चा जवान हो रहा है तब ये एंड्रोजन इंक्रीज होगा और आमतौर पर ये मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कराने का काम करेगा। तो जैसे कि बालों का आना ये एक मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इस एंड्रोजन की वजह से डेवलप होता है। दाढ़ी वगैरह का आ जाना एंड्रोजन की वजह से होगा। और कभी कभार ये फीमेल के अंदर भी रिलीज हो सकता है, तो फीमेल के अंदर भी हेयर ग्रोथ को बढ़ा सकता है। तो बेसिकली ये मेल हार्मोन है जो कि मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ताल्लुक़ रखता है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ और एक्स्ट्रा मटेरियल लिखा हुआ है जो कि आपके रीड करने का है। लिखा हुआ है स्ट्रेस किक्स द एंडोक्राइन सिस्टम इनटू हायर गियर। स्ट्रेस की वजह से एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। लिखा हुआ है इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस द एंडोक्राइन सिस्टम क्विकली सीक्रेट वेरियस हार्मोन्स एट हायर देन नॉर्मल लेवल्स इन ऑर्डर टू हेल्प द बॉडी मोबिलाइज मोर एनर्जी एंड अडॉप्ट न्यू सर्कमस्टेंसेस। जब स्ट्रेस होता है तो एंडोक्राइन सिस्टम उस स्ट्रेस के दौरान काफ़ी ज़्यादा हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा और नॉर्मल से भी ज़्यादा लेवल पर सीक्रेट करेगा ताकि बॉडी को एनर्जी मिल सके और बॉडी अपने आप को नए मामलात के हिसाब से अपने आप को तैयार कर ले। अब यहाँ मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस स्टार्ट रिलीजिंग एड्रेनलिन। यहाँ ये गलती कर दी गई है और ये कहा गया है कि पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस जो है वो एड्रेनलिन को रिलीज़ करता है। पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस का मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स पे एड्रेनल ग्लैंड को कहेंगे, फिर हार्मोन्स होगा। लेकिन दरअसल ये रास्ता एड्रेनल कॉर्टेक्स का रास्ता होता है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स को कहेंगे, फिर हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो वो अलग हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल हमारे पास हो गया, तो वो अलग हार्मोन्स होते हैं जो एड्रेनल कॉर्टेक्स के होते हैं। एड्रेनलिन का रास्ता ये होता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कहेगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रेनल मेडुला को कहेंगे और फिर जो है इस तरह से एड्रेनलिन काम करेगा। एड्रेनलिन जब काम करेगा तो क्या होगा, ये इंक्रीज़ करेगा ब्लड को। कहाँ पर इंक्रीज़ करेगा, ये हमारे स्केलेटल मसल्स की तरफ ब्लड को ज़्यादा भेजने का काम करेगा। तो ज़्यादा स्केलेटल मसल्स की तरफ हमारे पास जो है खून पहुँचेगा और ज़्यादा हमारे स्केलेटल मसल्स जो है एक्टिव होंगे। मज़ीद लिखा हुआ है एंड्यूरिंग अक्यूट फिजिकल स्ट्रेस, जब कभी अचानक से फिजिकल स्ट्रेस आ जाता है द पिट्यूटरी ग्लैंड में आल्सो रैंप अप द सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स।
पिट्यूटरी ग्लैंड उस अचानक आने वाले परेशानी के नतीजे के अंदर ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को भी बढ़ा देते हैं और उसके नतीजे में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मज़ीद यहाँ पर लिखा हुआ है कि बार बार आने वाला जो स्ट्रेस है या ज़्यादा देर तक चलने वाला जो स्ट्रेस है ये हमारे लिए नुकसान वाला हो सकता है, क्योंकि इससे एंडोक्राइन सिस्टम के जो हार्मोन्स है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन्स रिलीज़ होंगे तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलेंगे। अब कौन से डिसऑर्डर्स हैं, जिसे लिखा हुआ है ग्रेव्स डिजीज़, गोनेडल डिसफंक्शन और ओबेसिटी। अगर हम बात करें ग्रेव्स डिजीज़ के बारे में, यह हाइपरथायरॉयडिज्म से यानी थायराइड ग्लैंड के ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से बीमारी हो रही। गोनेडल डिसफंक्शन का मतलब ये होगा हमारे गोनेस्टिक से काम नहीं कर रहे होंगे जो टेस्टिस और ओवरीज हैं, और उसके अलावा ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तो ये कई सारे डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।